Good afternoon everyone. In today's video I am going to discuss about the structure of nitrocells. तो नाइट्रोसेल की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। हमने नाइट्रोसेल की स्ट्रक्चर दो तरीके की हो सकती है, दैट इज़ फर्स्ट इज़ लीनियर, सेकंड वन इज़ बेंट। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कौन सा नाइट्रोसेल लीनियर होगा और कौन सा नाइट्रोसेल बेंट होगा। द एनो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इज़ वेरी फ्रॉम, अगर आपके पास नाइट्रोसेल किसी भी मेटल के साथ बॉन्डेड नहीं है तो उसका जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होता है 1878 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अदरवाइज एनो पॉजिटिव का जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होता है 2220 to 300 होता है। तो जैसे सिमिलर सा कार्बोनिल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जैसे फ्री कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होता है 2143 और जब वो मेटल के साथ बॉन्डेड होता है तो फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कर जाता है, फ्रिक्वेंसी रीजन 2125 से 1850 तक आ जाता है। तो उसी तरह से जब आपका नाइट्रोसेल भी बॉन्डेड होगा तो बैक डोनेशन की वजह से, जिसे हम सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं, तो हमारा जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो क्या होना शुरू हो जाता है, यहाँ इस केस में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है। कार्बोनिल के केस में हमारे पास हमने पढ़ा था कि बैक डोनेशन की वजह से वहाँ वीक होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, लीनियर टर्मिनल मेटल नाइट्रोसेल बॉन्डिंग करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास जो नाइट्रोसेल का ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वहाँ से हमने क्या किया, क्योंकि हमें पता है जो नाइट्रोसेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है 9.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो ईजिली NO पॉजिटिव में चेंज हो जाता है विद द इजेक्शन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किसने अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, मेटल ने, क्योंकि मेटल के जो लो लाइंग ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हैं, एम्प्टी हैं, जिस वजह से मेटल ने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और चेंज इनटू फॉर्म ऑफ मेटल नेगेटिव। मेटल ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल नेगेटिव हो गया। अभी हमने मेटल नेगेटिव और नाइट्रोसेल पॉजिटिव को अटैच किया। अभी जो नाइट्रोसेल के पास ये तो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मेटल ने उसे डोनेट किए। अभी पहले ये दोनों आयनिक फॉर्म में थे, अभी मेटल और नाइट्रोजन का बॉन्ड बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन कौन ट्रांसफ़र करेगा, नाइट्रोजन विद, तो हमारे पास डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो अभी यहाँ पर देखो, जो हमारा नाइट्रोजन था वहाँ पर एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इस वजह से यहाँ पर कोई भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन नहीं हो रही, जिस वजह से हमारा जो ये वाला NO पॉजिटिव है वो किस फॉर्म में रहेगा, लीनियर फॉर्म में रहेगा। तो अगर आपको फाइंड आउट करना हो कौन सा नाइट्रोसेल लीनियर है और कौन सा बेंट है, तो आप चेक करोगे कि किस नाइट्रोसेल के पेयर पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वाला नाइट्रोसेल बेंट रहेगा, अदरवाइज दूसरे वाला लीनियर होगा। तो यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है, while in this case metal carbonyl a lone pair of electron is donated by carbon atom to metal atom। कार्बोनिल में ये किस सिचुएशन था कि कार्बन ने डोनेट किया था मेटल एटम को, यहाँ पर कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा मेटल एटम को। क्यों, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेशन अगेन कहाँ से होगी, नाइट्रोजन से होगी, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन से ही होती थी। सिंस देयर इज़ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम, सो मेटल का जो बॉन्ड है वो लीनियर रहेगा क्योंकि कोई भी रिपल्शन नहीं है। द एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट ऑन द मेटल, क्योंकि हमने जो अपना एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज था वो कहाँ पे पहले एक्यूमुलेट कर दिया था, मेटल पे कर दिया था। मेटल गेट देन M नेगेटिव गेट डीलोकलाइज्ड ऑन नाइट्रोजन वाया d∞ नाइट्रोजन बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पर अगर आप मेटल और नाइट्रोजन को फर्दर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो वहाँ बैक डोनेशन पॉसिबल हो सकती है, जिसे हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं। नाइट्रोजन एटम शो, लेकिन नाइट्रोजन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो क्या रहेगी, sp, क्योंकि हमें पता है पाई बॉन्ड अगर बनता है तो वो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन बन चुकी है। नेक्स्ट आपके पास क्या रहेगा, सिंस यहाँ पे भी जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन एटम से नहीं होगा, नाइट्रोजन से होगा। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनमें से कोई से भी एग्जांपल कर सकते हो, जैसे MnCO4NO, यहाँ पे भी NO पॉजिटिव की फॉर्म में है। तो इस तरह से आप ये एग्जांपल्स डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज़ बेंट नाइट्रोसेल। बेंट नाइट्रोसेल आप कैसे क्रिएट करोगे, सबसे पहले मेटल जो आपकी है वो फुली फिल्ड है पर उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है, जिस वजह से मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज़ कर दिया। तो लूज़ करने की वजह से जो हमारा नाइट्रोसेल था उसने इस इलेक्ट्रॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया अपने किस बॉन्ड में, पाई स्टार में।
तो पाई स्टार में एक्सेप्ट कर लिया और हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज होगी। देखो पहले फ्री रेडिकल था, अभी एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो डबल हो गया। अभी वो मेटल से अटैच होगा जैसे हमने थर्ड रिएक्शन किया था, M पॉजिटिव अटैच होगा। अगेन ये जो बॉन्ड है वो तो पहले सिग्मा ही बनना है, वो डेटिव बॉन्ड है, तो वहाँ पे डेटिव बॉन्ड बना, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिस वजह से वहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर रिपल्शन। लोन पेयर क्या करते हैं, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से स्ट्रक्चर क्या हो गई, बेंट होनी शुरू हो गई। बेंट की वजह से हमारे पास जो एंगल है दैट इज़ 140 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सॉरी। तो यहाँ पर आपके पास लोन पेयर में हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी नाइट्रोजन की, sp2। क्यों, क्योंकि लोन पेयर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट होता है। जैसे वाटर में क्या है, वाटर में 2 लोन पेयर्स हैं, फिर वाटर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। इसका मतलब लोन पेयर इंक्लूड होता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp2 रहेगी। अभी ये जो एंगल है इस रेंज में रहेगा, डिपेंड करेगा कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट होती है। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट होती रहेगी मेटल को, उतना यहाँ पे लोन पेयर का इन्फ्लुएंस है वो डिक्रीज़ होता रहेगा और रिपल्शन रिड्यूस होती रहेगी, और उस हिसाब से एंगल आपका थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी नेक्स्ट आपके पास क्या है कि हाउ यू विल गोइंग टू आइडेंटिफाई कि आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर होगी नाइट्रोसिल की, बेंट होगी, तो आप कहाँ से जज करोगे। अगर आपका मेटल एटम का इलेक्ट्रॉन सिस्टम पुअर हुआ, यानी कि उसके लो लाइंग ऑर्बिटल्स एम्प्टी हुए, तो वो क्या करेगी, किसके फॉर्म में ज़्यादा प्रेफर करेगी, लीनियर की फॉर्म में। और हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp। क्यों, क्योंकि मेटल तो पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो नाइट्रोसिल से वो पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ कर देगा, वो भी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी, बाद में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि मेटल बहुत ज़्यादा एम्प्टी है। तो यहाँ पर आपके पास नाइट्रोसिल लीनियर है। तो सेकंड केस में अगर आपकी जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन रिच हुई, दैट मीन्स उसके लो लाइंग ऑर्बिटल्स ऑलरेडी फिल हुए, तो इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है, लेकिन वो आयनाइजेशन पोटेंशियल की हेल्प से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगी। तो उस केस में आपकी जो नाइट्रोसिल होगा वो बेंट रहेगा। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मेटल अगर आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुई तो नाइट्रोसिल क्या होगा, लीनियर होगा। अगर आपकी मेटल इलेक्ट्रॉन रिच हुई तो आपका नाइट्रोसिल क्या होगा, बेंट होगा। तो यही वो आपको शो कर रहा है किस किस फॉर्म में। यहाँ पर देखो ये वाला फॉर्म नैनो पॉजिटिव, तो हमारा लीनियर है। फिर उसके बाद यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ये स्ट्रक्चर चेंज होती रहेगी। एक नेगेटिव यहाँ से शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर आपके पास बेंट फॉर्म में ये चेंज होगी। दूसरी फॉर्म में देखो NO पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन ऑब्स्ट्रक्ट किए तो बेंट में चेंज हो गई। मेटल कार्बोनिल के साथ अटैच हुई और यहाँ पर मेटल का H नेगेटिव के साथ अटैच हुआ, तो कार्बन के थ्रू ये जो अटैच हुई है, ये नाइट्रोसिल के थ्रू नहीं है, ये कार्बन के। तो इन 2 स्ट्रक्चर से आप बोलोगे कि ये बेंट है या लीनियर है। क्लियर। तो अभी कुछ ब्रिजिंग नाइट्रोसिल ग्रुप्स हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। हमने बेसिकली यहाँ पे उसके बाद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल ही सीखना है। तो यहाँ पर क्रोमियम का जो कॉम्प्लेक्स है नाइट्रोसिल का, जब आप सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ उसे ट्रीट करवाते हो तो हमारा जो नाइट्रोसिल है वो ब्रिजिंग में चला जाता है, तो उस टाइम हमारे पास ब्रिजिंग की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है आपके पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल में हमने क्या किया था, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनका सम किसी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैच कर रहा है, वो जो कॉम्प्लेक्स है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के हैं। तो आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स दिए होंगे, आप क्या करोगे, सबसे पहले जो भी आपको चार्ज दिया होगा इसे हम सीधा अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला को क्या यूज़ करना। आयरन के ऊपर 2 नेगेटिव, नाइट्रोसिल पॉजिटिव। हमें पता है न्यूट्रल जो नाइट्रोसिल है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और जब आपके पास आयन की फॉर्म में होगा NO पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो 2 इलेक्ट्रॉन ही रह गया। तो यहाँ पर आपके पास Fe2 नेगेटिव, नाइट्रोसिल पॉजिटिव। तो आपने उसी सेम से आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन काउंट पूरा कर दोगे। सिमिलरली कोबाल्ट नेगेटिव, 27 एटॉमिक नंबर ओरिजिनल, 1 नेगेटिव चार्ज और ऐड हो गया, 28 हो गया। 1 ही नाइट्रोसिल है, 2 × 1। कार्बनिल 3 है, हर एक 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस तरह से आप सारे का सॉल्व कर सकते हो। जैसे पॉजिटिव हुआ तो उतने माइनस करने पड़ेंगे। क्लियर। तो इस वे में आप सारे सॉल्व कर सकते हो। नाइट्रोसिल आपके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 का ही रहा, तो बाकी सारा आपका इलेक्ट्रॉन काउंट का पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है ये कुछ स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर हमने यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं इसको भी।
आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो ओरिजिनल वाला 3d6 4s2 है। अभी आपका जो आयरन है वो किस फॉर्म में है, 2 नेगेटिव की फॉर्म में है। 2 नेगेटिव का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, 3d6 हो गया और 4s और 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। p के इलेक्ट्रॉन हमने पीछे की तरफ शिफ्ट किए हैं, ये दोनों पेयर अप कर दिए और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये आयरन के हैं, सूडो निकल की तरह चेंज हो जाएगा आयरन 2 FeNO4 की केस में। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ये बॉन्डिंग वैसे ही हम कर रहे हैं जैसे एक्साइटेड स्टेट में किया था, सारे के सारे पेयर अप नहीं कर सकते। तो एक्साइटेड स्टेट में आपके पास स्पेस ये 2 नाइट्रोसिल के लिए हमारे पास खाली है, इसका मतलब ये दोनों नाइट्रोसिल यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे और जिस आयरन के साथ वो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले के साथ पेयर करेंगे, सिग्मा के साथ वो पेयर कर गए और सेकंड वाले के साथ वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं करना, हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगी। क्लियर? तो आप इस स्ट्रक्चर को अगर यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा तो आप ये ऐसे कर सकते हो, 1 2 3 4 5 S और P, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? तो अभी ये दोनों आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्लोज करनी है आपने, पहले sp3 है तो ये वाला नाइट्रोसिल ने तो पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है। सिमिलरली इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो आपने इसका पाई बॉन्ड फॉर्म किया, इसका पाई बॉन्ड फॉर्म किया। क्लियर? तो आपके पास जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होगी FeNO4 के केस में सिंगल बॉन्ड लेंथ नहीं होगी, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। तो यहाँ पर आप उसे ऐसे शो कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास स्ट्रक्चर है FeNO2CO2। तो अगेन अभी 2 कार्बोनिल ने डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर दिए, आपने नाइट्रोसिल के साथ पाई बॉन्ड फॉर्म कर दिया। तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी से आपको रीजन से पता चल जाता है, 1600 to 1900 NO पॉजिटिव और NO नेगेटिव। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपके पास FeNO3Cl। अगेन आपने फिर से सेम किया, Cl ने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए। यहाँ पर ये डायग्राम पे स्टार डाल लेना, यहाँ पर जहाँ से आपने क्लोरीन को अटैच किया है, क्लोरीन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है टर्मिनल पोजीशन पे, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने कंट्रीब्यूट किया, तो इसका मतलब वो मेटल आइटम के एक इलेक्ट्रॉन वाले के साथ अटैच होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको दूसरी साइड ले जा सकते हो। तो फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ बन गया और नाइट्रोसिल के जो 3 नाइट्रोसिल थे उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया और पाई इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट आपके पास स्ट्रक्चर है Fe2NO4I2। तो अभी आप कैसे डिवाइड करोगे, हर एक Fe को क्या क्या मिलेगा, 2 NO मिलेंगे और जो हमारे आयोडीन है वो किस पोजीशन पे रहेंगे, आयोडीन किस में है, ब्रिजिंग में है। ठीक है, एक ब्रिजिंग में देखो आयोडीन में, आयोडीन की सिचुएशन क्या है, एक में तो वो एक इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि हमें पता है आयोडीन की कन्फिग्रेशन कैसी है, ऐसी है। एक मेटल को तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन ही देगा, दूसरे मेटल आइटम को पूरा का पूरा पेयर देगा। तो ये ऐसे ही शो किया, देखो इस यहाँ पे आयोडीन ने पूरा पेयर दिया, वहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन दिया। दूसरी साइड में आयोडीन ने इस आयोडीन को सिंगल इलेक्ट्रॉन दिया, उसको पेयर दिया। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने एम्प्टी वेकेंट ऑर्बिटल को इस हिसाब से ही अटैच करना है, जो इसकी प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंज करना है आपने उसी वे में अरेंज करना है कि आपके आयोडीन्स की सिचुएशन ऐसी हो। नहीं तो अगर आप दोनों साइड को एक साथ ही शो कर दोगे तो वहाँ पर आपके पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक आयोडीन ने एक टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन देना है और दूसरे मेटल को पूरा पेयर, और इस आयोडीन को इसने इसको सिंगल इलेक्ट्रॉन दे दिया और वहाँ पे पूरा पेयर। तो इस हिसाब से आपकी स्ट्रक्चर सेट आ जाएगी। लास्ट स्ट्रक्चर है निकल NOI का टेट्रामर। तो आपने क्या करना है, स्केयर की फॉर्म में आपने अपने निकल अरेंज कर लिए। हमें पता है जो आयोडीन है उसकी ब्रिजिंग टेंडेंसी है, तो हर एक आयोडीन को 3 निकल के साथ अटैच करोगे, हर एक आयोडीन के साथ। तो बाकी के जो नाइट्रोसिल हैं वो तो 4 ही हैं, वो चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो आपने चारों नाइट्रोसिल को सेम पोजीशन दे दी, इससे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूरा हो जाएगा और आपकी जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल भी रहेगी। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।